हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जहां तक पढ़ा है उसके आगे का टॉपिक हमने लिया है सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये जो उल्टा V कर दिया गया है, V को V ऐसे लिखा जाता है, हमने इसको पलट दिया तो यही से हो गया। तो अगर यहाँ m लिखा हुआ है जैसे वहां लिखा है उल्टा v करके m, ये उल्टा v जो है लैम्डा है, लैम्डा हमने इस तरीके से लिखा है। खैर लैम्डा तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसा ना लिख करके हमने इसको ऐसे लिखा है। ये NCERT का मैटर है, तो NCERT में जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखिए, वैसे ही पढ़िए और वैसे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में आपका वही सही माना जाएगा। खैर इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। अगर यहां पर हम m लिख देंगे जैसा वहां लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, EQ लिख देंगे मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो 3 पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक। ये क्लास 11th लिख गया है, क्लास 12th का मैटर है, ओके, क्लास 12th, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल कांस्टेंट पर। तो सेल कांस्टेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर चर्चा करनी होगी। हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये L के प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो है एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और करके लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और यदि आप यहां से रो फाइंड करेंगे, रो मतलब ये जो P लिख दिया हमने, P क्या है, P यहां पर आपका P नहीं उसको रो बोलेंगे, P के टाइप का लिखा हुआ है। तो ये रो जो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। R इज रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो वहां जाकर के क्लियरली इसको समझ सकते हैं। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा R इंटू A अपॉन L, ठीक है ना, ये रो आ गया। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा, हम जानते हैं कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Specific conductance is the reciprocal of specific resistance. Specific resistance is rho. तो कप्पा जो है रो का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए 1 अपॉन रो लिख दिया हमने। अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिख रखा है, RA अपॉन L, तो ये और करके आ जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन RA अपॉन L, ये आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करिए हो जाएगा और करके K, और K इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, ये हम लिख सकते हैं। आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन को लेकर के हम सेल कांस्टेंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। यदि यहां पर हम एक सेल बना लें, कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने यहां पर सपोज दैट एक सेल बना लिया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रोड बना लिया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, और यहां तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और ये जो है ये हमने यहां पर इलेक्ट्रोड लगा रखा है, बात समझ रहे हैं ना आप। तो अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक, हमने अभी गैल्वेनिक सेल कहा था, तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक दूसरा सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल नहीं बल्कि हमें यहां कौन सा सेल लेना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, उसको हम यहां नहीं ले रहे हैं,
हम यहाँ बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारा कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो इट इज एनोड, इट इज कैथोड, ठीक है ना। तो इसको आगे हम इलेक्ट्रिक पावर से जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, इसके अंदर आयन्स होंगे, ठीक है। तो ये आयन क्या होंगे, ये नेगेटिव आयन यहां डिपॉजिट होगा पॉजिटिव पर, और ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव पर डिपॉजिट होगा। यहाँ रिएक्शंस होती हैं। खैर, जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉल्यूशन में, ये आयन के मूवमेंट की वजह से होती है, क्योंकि ये आयन मूव करेगा इलेक्ट्रोड पर, तो ये सब जगह ही मौजूद है सॉल्यूशन में, वहां जाएगा वो वहां जाएगा, इस तरीके से। अगर हम n को यहां बना देते n वहां जाएगा, m को यहां बनाएंगे तो m यहां आएगा। तो हमने एक दूसरे के पास ही बना रखा है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस पूरे सॉल्यूशन में आयन का मूवमेंट होता है, आयन के इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहां कंडक्ट होती है। हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर बात कर रहे हैं। तो यदि हम यहां पर इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लें, L मान लें। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज L एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज A का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने क्या मान लिया, A मान लिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इलेक्ट्रोड का वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट होता है। और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन गैप होता है, जिसको हमने यहाँ L से रिप्रेजेंट कर रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज आल्सो कांस्टेंट और फिक्स्ड। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। उसी तरह जो इनके बिटवीन गैप है, इन इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस है, गैप, उसको हमने L से दिखाया है, वो भी हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों फिक्स होगा तो यहां जो आप L/A रेशियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी फिक्स होगा। तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। यहां जो L/A आएगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयरफॉर इट कैन said to be the cell constant and represents by a symbol that is G star। इसको हम G स्टार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है ना। ये G स्टार है, G स्टार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि यहां से जो L/A है इसकी वैल्यू हम यहां G पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा और करके K इज इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार। कैपिटल G है तो G बहुत ठीक से नहीं बना, आप समझ जाइए, हम बोल रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, G स्टार, ठीक है ना। ये 1/R क्या होता है, 1/R जो है कंडक्टेंस होता है स्टूडेंट, कंडक्टेंस। या यदि हम यहां पर केवल G फाइंड करना चाहें, क्योंकि हमें यहां सेल कांस्टेंट चाहिए, ठीक, तो यहां पर एक और इक्वेशन बन सकती है, और G स्टार इज इक्वल टू, ये R यहां आ जाएगा तो कप्पा इंटू R, दिस इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यहां जो रेशियो है L/A, यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया A जो है, इनके बीच का रेशियो, यानी कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ L एंड A इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड
प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। आई होप आपको सेल कांस्टेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी पर, ये क्या होता है। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर मोलर कंडक्टिविटी ये होता है m, लैम्डा m, ठीक है ना। इसको इससे हम दिखाते हैं। तो ये होता क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें m n पॉजिटिव एंड n नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इसमें है। तो हमने नेगेटिव आयन को n से रिप्रेजेंट किया एंड पॉजिटिव आयन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, m से। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है। इलेक्ट्रोलाइट हम मतलब इलेक्ट्रोलाइट उसको हम बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आयोनाइज हो गया, तो जो बना इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इसको जरा डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको समझेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लेकर के ये सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट जिसको लेकर के आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, कि उस इलेक्ट्रोलाइट का जो 1 मोल है वो जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फर्निश करेगा, उन टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के थ्रू जो इसकी कंडक्टिविटी बनेगी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। फिर से सुनिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल से जितने आयन फर्निश होते हैं, उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी को मिला करके जो कंडक्टिविटी बनेगी, उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी of all ions furnished by 1 mole of electrolyte। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितने आयन फर्निश किए जाते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टिविटी बनेगी टोटल, उसी कंडक्टिविटी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट लैम्डा m इज इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन सी। कप्पा यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और सी क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम C की वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हम पाएंगे लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 1 अपॉन V इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। ठीक है ना, तो कप्पा इंटू V आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान रखिएगा इसको। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कैपिटल M है, कैपिटल M इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन
m डैश इंटू वी। m डैश या फिर इसको हम mb कह रहे हैं। वैसे ये जो WBM क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट, एंड MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। खैर वहां पर हमने यहाँ पर केवल W लिखा है और इसको m डैश कर दिया है। तब मोलैरिटी वाले पार्ट में आगे देखेंगे कहां पर, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। मोलैरिटी हमने जो पढ़ाया वहां पर, तो यहां से अगर हम V फाइंड करना चाहें, यहां पर V किसमें है, ml में है स्टूडेंट, तो अगर V को हम यहां ले आए तो m वहां चला जाएगा, ठीक है ना। अगर V को हम यहां लाए तो m कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करिए, तो यहां पर V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन ये आ गया MB इंटू कैपिटल M। अब हम जानते हैं कि जो WB है अपॉन MB है इज इक्वल टू होता है स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स। तो लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ मोल्स इज 1। अगर हम यहां मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमने कितना लिया है, 1 मोल लिया है, ठीक है ना। 1 मोल के द्वारा जो आयन फर्निश होगा, ऐसा हमने डेफिनेशन बताया आपको। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया हमने, 1 ले लिया। जब नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट V इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 1000 अपॉन कैपिटल। तो V इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, यहां से V इक्वल टू आ गया 1000 अपॉन m। तो जो हमने लिखा है लैम्डा m इक्वल टू k इंटू V, यानी इक्वेशन सेकंड में अगर V की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां उसको आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन पुटिंग on putting the value of V in equation second, we have इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा V की जगह क्या रख देंगे 1000 अपॉन m, तो इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। ध्यान रखिए 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल M। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, जिसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल आपको इसी इक्वेशन पर सॉल्व करना होता है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, जरा इसको समझिए। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है क्या होती है, जरा समझिए इसको स्टूडेंट्स, ठीक। तो इक्विवेलेंट कंडक्ट, जैसे अभी आपने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा, उसमें क्या देखा कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन फर्नेस करता है, उसका आगे डिफरेंस सुना था आपने। उसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये एक अमाउंट हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। बात समझ रहे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोलाइट की जो है यह एक क्वांटिटी हो गई, जो हम ये बोल रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन फर्निश करती है उस आयन के द्वारा सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी बनेगी, टोटल सभी आयन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मींस डेफिनेशन क्या बनेगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, फिर से बोलते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is the conductivity of all ions furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte। किसी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा या किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जितने आयन फर्निश किए जाते हैं उन सभी आयन की जो कंडक्टिविटी बनेगी, उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन क्या होगा? नॉर्मेलिटी होगा। बात समझ रहे हैं ना? नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। या हम यूं कहें कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे अभी आपने मोलर कंडक्टिविटी को सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको वैल्यू मिलेगी। भैया हमने वॉल्यूम लिया था, ठीक है ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहा था हमने। तो अब यहां पर क्या होगा? कप्पा इंटू 1000। जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था उसी तरह से इसका ही फॉर्मूला होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। जैसे वहां पर 1000 अपॉन एम था, मोलरिटी थी, उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हमने यहां डायरेक्ट इक्वेशन रखी है, ठीक है? तो ये होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये नहीं है, एनसीईआरटी में, इसलिए हम बहुत डिटेल इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी है इसलिए उसको ठीक से बताया हमने। खैर, इसका फॉर्मूला ही तैयार रखिए, बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर बनेगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, तो अब यहां पर एक बात हम और देखेंगे कि लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन दोनों के बिटवीन रिलेशन क्या होता है? अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन की बात करेंगे, बिल्कुल रिलेशन बताएंगे हम क्या होगा, ठीक है? तो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये बिटवीन समझ जाइएगा, बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है इनका रिलेशन का। रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इनटू equivalent mass of electrolyte is equal to equivalent conductivity into molecular mass। चलिए, हम जिस इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं वही यहां पर भी है, वही यहां पर भी है। जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया कोई, जैसे आपने यहां पर मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया, तो इस सॉल्यूशन में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया है पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, सपोज दैट मिला दिया, तो इस NaCl को हम यहाँ किससे दिखा रहे हैं? B से दिखा रहे हैं। B मतलब NaCl, ठीक।
इसी सॉल्यूशन में एक बार हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं और इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक बार हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, फिर दोनों को रिलेट कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट हो एक ही है। हमने कोई एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यहां भी वही लिया जा रहा है और यहां भी वही लिया जा रहा है। तो हमने यहां पर जो रिलेशन बताया वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने यहां सॉल्यूशन में लिया है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। हम किसी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको और करके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को एक तरफ कर लीजिए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा ये एम बी अपॉन ई बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बी इज इक्वल टू होता है मतलब यहां हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ए बी इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। बी मींस यहां क्या है, NaCl है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बी मतलब यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, उसको यहां पर हम लिख रहे हैं। तो AB इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास मतलब MB, मॉलिक्यूलर मास मतलब MB अपॉन क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज को हमने N से दिखा दिया, सपोज दैट चार्ज कौन सा, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक, यूं कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किसमें, इसके बनने में। भाई कोई इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे तो जब वो बनेगा तो उसमें दो आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन पर कितना प्लस चार्ज है और नेगेटिव आयन पर कितना माइनस चार्ज है, ये आपको बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। जैसे NaCl है, जब NaCl बनता है तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, तो आप NaCl बना देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो इसमें आयनाइज हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहां पर जो Na प्लस है एंड Cl माइनस है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है, एक प्लस है यहां पर एक माइनस है, मतलब NaCl बनने में Na से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, Cl पर चला गया, तो ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। यहां जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं AB इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अब AB की जगह आप ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू आ जाएगा MB अपॉन क्या आ जाएगा, N। तो MB से MB कैंसिल, ठीक है ना, और ये N ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका और करके लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू आ जाएगा N, ठीक है ना, इज इक्वल टू N। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और करके आ जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप लैम्डा EQ को आप यहां भेजेंगे तो N इंटू लैम्डा EQ हो जाएगा, तो हो जाएगा N लैम्डा EQ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस पर यदि कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए।
अब इसके आगे वाली क्लास में हम इस पर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पिछली क्लास में और इस क्लास में, इसमें हमने पढ़ा है सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके पहले हमने पढ़ा था कंडक्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, रेजिस्टेंस पढ़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट जो हमने 2 क्लास में डिस्कस किया है, इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। जय भारत।